CAPF-AC 2022 एग्जाम अब आपका इस वीकेंड में होने वाला है, इस संडे को होने वाला है। अगस्त में हम इंटर कर चुके हैं। नो डाउट जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता जाता है कुछ जो एक ऐसा सिचुएशन बनता है ना, वो लगता है प्रिपरेशन भी है, समटाइम डाउट्स भी होता है। ये वेल प्रिपेयर्ड माइंड के साथ भी होता है और जो बीच वाले हैं उनके साथ सबसे अधिक होता है। और जिनका प्रिपरेशन नहीं है तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। यदि वो टेंशन लेते हैं तो वो अननेसेसरी लेते हैं, क्योंकि आपको एक रेशनल थॉट के अनुसार पता है कि यस, हम इस स्टैंडर्ड में हैं तो हम सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि ठीक ठाक प्रिपरेशन किए लेकिन किसी कंपोनेंट में थोड़ा सा मिस हो गया। तो जो कंपोनेंट आपका मिस हो जाता है थोड़ा सा, उसके कारण गड़बड़ होता है एक कोई कंपोनेंट में, तो आपको दोनों कंपोनेंट को धीरे धीरे करके आपको बैलेंस पे पहुंचना है और एक भरोसा रखना है कि यस, आई एम क्लोज टू माई गोल, इफ आई हैव प्रिपेयर्ड देन आई डू। तो इस वीडियो में जो आपका पेपर 2 है उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट मोमेंट पे आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है यहाँ कि आप कोई आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और 5 डेज में कर लोगे, नहीं। आप ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड में हो, एक लेवल में हो, तो आप शुरुआत कर चुके हो प्रॉपर तरीका से। आप इनफैक्ट फिनिश दे चुके हो, फिनिश दे रहे हो अभी, तो इसमें आपको ये फायदा होगा। पहली बात ये ध्यान रखो कि टाइम एंड स्पेस कॉन्स्टेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन 180 मिनट्स 200 marks are there and words required approximate 27 to 2800। अब ये 27 टू 2800 कैसे आया? एक तरह से 1200 वर्ड्स आपके ऐसे के हो जाते हैं, 600 वर्ड्स अप्रॉक्स आपके आर्गुमेंट के हो जाते हैं, 400 वर्ड्स आपके रिपोर्ट के हो जाते हैं। तो यदि हम ये इतना देखें तो 2200 वर्ड्स यही आपके हो गए। 2200 वर्ड्स में अप्रॉक्स 150 वर्ड्स आप ऐड करो प्रेसी का, 150 ऐड किया, फिर 200 आप एक तरह से इसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन का ऐड करो, तो ये आपका 2550 हुआ। फिर आपके ग्रामर वाले पार्ट हैं, तो डिपेंडिंग ऑन 27 28 किसी का 3000 भी हो सकता है। अब ऐसे को कोई 300 के जगह 350 लिख रहे हो तो 200 वर्ड्स एक्स्ट्रा उधर ही बढ़ गया। आर्गुमेंट राइटिंग में 300 के जगह 350 लिख रहे हो तो 100 उधर बढ़ गया। तो ये नॉर्मली आप, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है 27 से 2800 वर्ड्स लिखना है। आप ये ध्यान रखो 180 मिनट्स है, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज जो आपको करीब करीब 15 टू, एक तरह से 16 वर्ड्स एवरी मिनट लिखने हैं, 15 टू 16 वर्ड्स। अब हम 15 वर्ड्स फॉर एग्जांपल लेते हैं तो आपके क्या है 20 मिनट्स मैक्स आपको एक ऐसे में लगाना है। एक्चुअल में 18 मिनट्स लगाना है, लेकिन 20 मिनट्स मैक्स लगाना है। तो ये एक तरह से रेशनल है, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमनेस है। तो इतने आपको ये करना है। अब क्या है कि आपके पास जो चॉइस सिर्फ है ऐसे में है सिलेक्शन और एलिमिनेशन, और अदर पार्ट में कोई चॉइस नहीं है। यानी 120 मार्क्स में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करना है। तो हमको मेंटली ये चीज का रेडी रहना है। समटाइम ना चॉइस मिलता है तो हम थोड़ा लगता है कि अच्छा ये करना है ये छोड़ना है। यस, चॉइस अच्छा होता है कि कुछ एक आध टॉपिक हमको नहीं आ रहा है तो हमको लिवरेज मिल जाएगा। लेकिन जान रहे हो कि आप 120 वाले मार्क्स जो उधर ओनली इंग्लिश वाले कंपोनेंट है उसमें तो आपको चॉइस नहीं है, तो उसमें तो हर हाल में आपको करना है। तो मेंटली आप अलर्ट रहोगे, उसमें मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आपका जो होता है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वंस यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली योर हाफ जॉब इज डन। अब इन द सेंस हाफ जॉब डन का मतलब ये लिटरली नहीं लो कि समझ गए टॉपिक तो आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये जो होता है कहीं भी जो टॉपिक आपका है एटलीस्ट जो 140 मार्क्स के जो आपके राइटिंग में है वो प्रॉपर जो एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट, इसमें 140 मार्क्स जो है तो उसमें आपको टॉपिक समझना बहुत जरूरी होता है। एक चीज ध्यान रखो कि जो हमारा 300 वर्ड्स का एसे है, तो 300 वर्ड्स का एसे है तो हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। हम 1000 वर्ड्स के एसे के अनुसार नहीं सोचेंगे। इस वजह से हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, मेन बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उस अनुसार डिसाइड करेंगे 300 वर्ड्स के एसे के अनुसार। तो टॉपिक को समझना है जो जितना सफिशियंट नंबर ऑफ डायमेंशन।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितना डायमेंशन आप जानते हो सारे ऐड कर दोगे। सफिशिएंट नंबर ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कि इन नॉर्मल है 3 to 4 डायमेंशंस, या आप कह सकते हो 3 to 4 डिफरेंट आइडियाज, या तो 3 to 4 डिफरेंट आइडियाज या 3 to 4 डिफरेंट डायमेंशंस जो हो सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो लगता है आपको कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सिर्फ उस टॉपिक को पकड़ते हो और उसी डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन में लिख देते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो बहुत सारे वो स्टूडेंट भी जो ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई हैं, तो उनके साथ भी ये होता है प्रॉब्लम कि ऐसा नहीं है ना कि कोई भी रिटेन क्वालिफाई कर गया तो वो एक्सेलेंट है और जो नहीं क्वालिफाई किया वो नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता है। समटाइम होता है कि जिसने रिटेन नहीं क्वालिफाई किया वो बेटर हो सकता है जो रिटेन क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि इनका हो सकता है कोई अदर इशू हुआ हो कंपोनेंट में। अब मान के चलो कि पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उनका पेपर 1 सपोज चेक नहीं हो पाया। शायद वो पेपर 1 में पास ये चेक होता, या इसमें पेपर 1 में, सॉरी, पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर करते, पेपर 2 चेकअप होता प्रॉपर, तो शायद वो क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन उनका, यदि आप कट ऑफ पेपर 1 का नहीं क्लियर करते हो तो पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि हो सकता है एक्सेलेंट आपने किया हो लेकिन किसी कारण से प्रॉब्लम हुआ आपको। तो आप कोशिश करो कि सफिशियंट नंबर ऑफ डायमेंशन, मोनो डायमेंशन नहीं रहना है आपको। एन नंबर ऑफ डायमेंशंस जो, तो इसमें चूंकि लिमिटेड है, 300 वर्ड्स का है, तो बहुत ज्यादा डायमेंशन आप कवर नहीं कर सकते हो। कोशिश करो 3 to 4 डायमेंशन को कवर करने का। नेक्स्ट आपका है कि आप ये ध्यान रखो कि हमारा आइडिया इंपॉर्टेंट है। जो हमने डायमेंशन बोला, तो उसमें हर डायमेंशन में कुछ आइडिया आप प्रेजेंट करोगे ना, तो आइडिया आपका इंपॉर्टेंट है। आइडिया के मार्क्स मेनली मिलते हैं, लेकिन वो आइडिया क्या होना चाहिए? बैक्ड बाय फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, फाइंडिंग्स, रिपोर्ट्स और एनी अदर रेफरेंस, कोट्स और व्हाटसोएवर, जो भी। तो किसी चीज से आपका बैकअप होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो आपका होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। आइडिया आपका सही है, आइडिया इंपॉर्टेंट है, उससे आपका मार्क्स मिलेगा उसी का, लेकिन वो आइडिया बैकअप होगा तब आपका मार्क्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आपका है हैंड राइटिंग, आपका जो है रीडेबल होना चाहिए। और गुड हैंड राइटिंग जो है ये आपका बेनिफिशियल है, नो डाउट। जिनका अच्छा हैंड राइटिंग है तो कहीं ना कहीं ये मानो कि 1 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको हर टॉपिक में मिलेंगे। अब हर स्टूडेंट का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आप जो है उस चीज के साथ आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप 5 डेज और 5 मंथ्स, इनफैक्ट भी कम पड़ जाएगा, 5 मंथ्स भी कम पड़ जाएगा। जो बचपन में एक तरह से ना हैंडराइटिंग हमारी जो सुधरती है, एक तरह से 6, 7, 8 क्लास तक क्या, मोर और लेस यदि हैंडराइटिंग अच्छी है तो फिर वो हैंडराइटिंग अच्छी होती है। लेकिन 8th क्लास के बाद वेरी फ्यू पीपल होते हैं जो कि बाद में भी सुधार कर लेते हैं। लेकिन मीन नॉर्मल जो होता है ना कि हमें 8th क्लास तक हैं तब तक जो हैंडराइटिंग है ठीक ठाक अच्छा कर लेना। तो गुड हैंडराइटिंग तो एडवांटेज है, लेकिन आपका रीडेबल एटलीस्ट होना चाहिए। इवन इफ इट इज नॉट गुड, एटलीस्ट रीडेबल होना चाहिए कि एग्जामिनर को परेशानी ना हो, आपको समझने में, आपके राइटिंग को समझने में वो परेशानी ना हो। अब ये है डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स। ये जो कुछ लोग ये बिलीव में हो ना कि जो एवरेज में हम लिखेंगे ना, कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये होता कब? एकेडमिक एग्जाम में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, या बहुत लोग कि उनको एक्चुअल में सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी पता चला कि अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में 70 मार्क्स ले आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्या है कि प्रॉपर चेक नहीं होता है मेजोरिटी जगह। मैं एवरी प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां प्रॉपर चेक नहीं होता है कॉपी। यस ठीक है, हाँ, ये इतने मार्क्स देने हैं, उनको टारगेट है 50 कॉपी चेक करो, ठीक है 50 चेक कर दिए जल्दी से। लेकिन यहाँ आप ये मानो 200 में से 20 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और ये सच्चाई है, 200 में आपको 20 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। आप ये मत मानो कि ये सोचोगे कि 200 में से हमको कितनों खराब रहेगा तो 50-60 मिल जाएगा। नहीं, आप बहुत ऐसे कैंडिडेट को जानते होंगे कि जिनको 50 मार्क्स भी नहीं आ पा रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका 50 भी आना बहुत चैलेंज हो सकता है यदि आप अननेसेसरी गार्बेज लिखोगे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं जबरदस्ती ये चीज का कि सर एवरेज लिखेंगे तो कितना, या मिनिमम कितना। मैं बोलता हूँ मिनिमम 0 दे सकते हैं, और वर्स्ट केस में निगेटिव भी आपको दे सकते हैं। 2-3 नंबर, 5 नंबर निगेटिव भी आपको, 20 नंबर में से निगेटिव भी जा सकता है।
आप कंटेंट जो जरूरत का चीजों को लिखते हो उसी का मार्क्स मिलता है। आप पूरे पेज फिल कर दो, जितने पेज मिलते हैं सारे के सारे पेज फिल कर दो, और कंटेंट काम का ना हो तो बिलीव मी वो आपको मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 20 में आपको 0 भी मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और आपको 14 और 15 भी मिल सकते हैं। 15 के ऊपर ऑलमोस्ट एक तरह से एक्सेप्शनल केसेस में 15 प्लस देंगे, लेकिन 15 प्लस यदि आप किसी में लाते हो तो दूसरा सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा। तो आप अननेसेसरी चीजों को ना लिखो, जो जरूरत का है उस चीज को। इसी वजह से मैंने पहले ये आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंस आप टॉपिक को समझ गए तो आपका आधा काम हो गया, और जब तक टॉपिक को ना समझे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट एक आपका है ऑर्डर ऑफ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। कि अब कोई भी कहाँ इंट्रो लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में भी फर्स्ट कहाँ कौन सा लिखना है, सेकंड नेक्स्ट कौन सा लिखना है। अब इसका परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता है कोई भी, लेकिन इन नॉर्मल जो है आपको ऑर्डर में होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो कि हाँ ये टॉपिक ये इस चीज का डिमांड करता है। अब वो टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मेन बॉडी, तो जो लिंकिंग होना चाहिए, सडन जंप आप कहीं नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कंटेंट जानते हैं, नो डाउट बहुत सारे होते हैं जो कंटेंट जानते हैं, लेकिन वो जंप कर जाते हैं। एक पॉइंट से जंप किए और दूसरे पॉइंट पे जिसका कि कोई लिंक ना हो। एक्चुअल में कंटेंट वो सही है, वो फैक्ट अपने आप में सही है, लेकिन वहां लिंकिंग नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है राइटिंग में। नेक्स्ट है इट्स बेटर ट्राई टू डू एवरेज प्लस इन एवरी क्वेश्चन रादर देन ड्यूरिंग सॉरी डूइंग है, ठीक है ना, रेदर देन ओके डूइंग एक्सेलेंट इन फ्यू। अब आप जो कुछ क्वेश्चन ये सोचते हो कि बेस्ट कितने आ जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते सर ऐसा है ना कि ये कंपोनेंट हमारा ठीक है तो उसमें मैक्सिमाइज कर लूंगा। ये मैक्सिमाइज कर लोगे, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है ना। पहले ही मैंने बोला कि टाइम और स्पेस कांस्टेंट है। आप किसी में 18 नहीं ले आओगे, और बिलीव मी कोई 18 मार्क्स 20 में लाने का डिजर्व करते हो तो आपके लिए कोई कंपोनेंट आसान ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपके लिए हर कंपोनेंट आसान लगेगा। ये बात आप खोल करके अपना दिमाग को एकदम प्रॉपर खोल करके बैठा लो कि यदि किसी टॉपिक में आप 18 मार्क्स, 17 मार्क्स, 16 मार्क्स, 15 मार्क्स लाने का ये कैपेसिटी रखते हैं, तो बिलीव मी आपके लिए मेजोरिटी पोर्शन जो होगा वो इजी लगेगा, वो आपका डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, सो ये आपको करना है। नेक्स्ट आपका जो है कि हमेशा ध्यान रखो कि जो आपकी राइटिंग है तो वो आपके बिहाफ पे एग्जामिनर से बात करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई टेस्ट लिखते हैं, किसी के पास भी लिखते हैं, तो कुछ जैसे मैं कॉपी में चेक करके बताता हूँ, हाँ दे देता हूँ स्टूडेंट को। फिर मैं कुछ स्टूडेंट से जिनको जरूरत होती है, जिनको मुझे लगता है, मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ ये आपकी हैंडराइटिंग है, ये आपकी राइटिंग है, इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, या आप इससे क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एग्जामिनर तो नहीं ना आपसे पूछेगा कि हाँ सर मैम क्या आपने लिखा है, मार्क्स हम दे रहे हैं तो कुछ बता देते, तो थोड़ा ज्यादा दे देते, ये तो होगा नहीं। तो आपकी हैंडराइटिंग जो है, वो आपकी राइटिंग जो है, आपका कंटेंट जो है, वो आपके बिहाफ पे एग्जामिनर से बात करेगा। सो आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं ना, बोलते सर मैं ना आपसे फोन पे बात करना चाहता हूँ। बोले वो ठीक है मैसेज करो। बोले मैसेज में हम नहीं बता सकते हैं। यदि बिलीव मी किसी को आप अपने आइडिया को राइटिंग से ना समझा सकते हो तो ये मानो कि आपका जो पेपर 2 है बहुत खराब है, और उसमें बहुत खराब मार्क्स आने वाला है। क्योंकि आप किसी एग्जामिनर को तो अपना ये फोन करके नहीं ना समझाओगे कि सर ये एक्चुअल में ना हम ये कहना चाहते थे, शायद आपको लगेगा कि हमने कुछ और लिख दिया है, लेकिन मेरा ये कहना था नहीं। ये आपका ल्यूसिड होना चाहिए, जो क्लियर होना चाहिए, जो हम कुछ कह रहे हैं एटलीस्ट उसके जो है मीनिंग प्रॉपर निकलने चाहिए। जब वो मीनिंग एग्जामिनर निकाल ले रहा है, अब टू मच एम्बिगुअस स्टेटमेंट को नहीं लिखो ना, या आपका ग्रामेटिकल स्टेटमेंट इतना गलत है कि उसका कोई अपने आप में मतलब ही नहीं निकल रहा है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है कि कोई सेंटेंस वो है जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, नहीं प्रेडिकेट में आपका जो वर्ब होगा और अदर ऑब्जेक्ट्स होगा और कंप्लीमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो व्हाट्सो एवर है, लेकिन वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो कंबाइंड मिल करके मीनिंगफुल चीजें निकल के आनी चाहिए। तो आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखो। ओके,
और कहीं भी जैसे फॉर एग्जांपल और कुछ चीजें हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान रखो। जो ग्रामर वाला कंपोनेंट है तो वो तो इसमें ही आ जाता है, स्पेलिंग वाला तो आपको ये कुछ चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे किसी स्पेलिंग को वन प्लेस पे मिस्टेक हुआ ना तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन 3 टाइम्स यदि सेम मीनिंग आया और 3 टाइम्स आप गलत लिखते हो, दैट दैट मीन कि यू आर नॉट नोइंग। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके हर 300 वर्ड्स में मैं समझता हूँ 20-30 भी तक भी एरर आता, तो वो सिचुएशन में आपके कंटेंट ठीक आपके रहने पे भी आपका मार्क्स कटेगा। और जो ये सोचते हो ना कि एकदम करली टाइप का लिख देंगे ताकि पता नहीं चले, एग्जामिनर आपने जितने आटे खाए ना उतने वो नमक खा चुके हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं समझो। और कभी भी एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कोई भी चीज, वो आपके निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं समझो कि हम ऐसा लिख दिए कि एग्जामिनर नहीं समझ पाया और फुल मार्क्स दे देगा, नहीं। एग्जामिनर को समझाना आपका काम है, यदि नहीं वो समझ पा रहे हैं तो आपका नुकसान होगा। तो ये चीजें हैं कुछ, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ये एक कंटिन्यूअस डायलॉग है जो भी है। आपके जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स आते हैं, जो हमारे पास मैसेज पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि यस इस टाइम में इतनी ये चीजों को करना चाहिए, तो वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। ओके। सो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके। थैंक यू।